हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू आई एग्जाम बी। और फिर से अगले 10 पावरफुल क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी में 50% फास्ट प्रिपरेशन और सिलेक्शंस एग्जाम बी पे होते हैं। हम बात करेंगे वो प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए भी हैं। ये प्रश्न मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था। ये हमारा चल रहा है वीडियो 9। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लीज यू मस्ट गो थ्रू दैट। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ बासेल 3। क्या बासेल गाइडलाइन पता है आपको? तीनों पिलर पता है? मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है, बट अगर आपको मुश्किल लगा तो इसका मतलब आपकी तैयारी में ही प्रॉब्लम है। आपको सही तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे कैपिटल कंजर्वेशन बफर इज द राइट आंसर और 3 पिलर्स ऑफ बासेल तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पहला क्या है? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आप जानते हैं कैपिटल एडिक्वेसी गाइडलाइन जितनी भी है आरबीआई की, आप मालूम है कैपिटल एडिक्वेसी टीयर 1 टीयर 2 डिटेल भी मालूम होना पड़ेगा आपको। दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। इसका मतलब समझते हैं? जो आरबीआई एज ए रेगुलेटर इंस्पेक्शन करता है और सुपरविजन करता है। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में रोल हो गया यहाँ पे आरबीआई का। और तीसरा है यहाँ पे मार्केट डिसिप्लिन। एंड कई बार क्वेश्चन केवल ये होता है विच इज द थर्ड पिलर ऑफ द बासेल गाइडलाइन, बासेल 3 गाइडलाइन। तो ये थर्ड पिलर क्यों है? अगर आपने कभी देश के बारे में पढ़ा हो तो ऐसे बोला गया है ना कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले के 3 क्या है देख लेना। तो ये वही है मार्केट डिसिप्लिन, यानी कि अगर मार्केट में आपकी खबर रहेगी, आप डिस्क्लोज करोगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप डिस्क्लोज करोगे, उससे एक डिसिप्लिन आता है। दिस इज कॉल्ड मार्केट डिसिप्लिन बिकॉज व्हेन यू नो मेनी पीपल आर रीडिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सो दैट ब्रिंग्स ए मार्केट डिसिप्लिन। यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आरबीआई छोटे छोटे पेनल्टी लगाता है बैंकों पे। आप पढ़ते हो न्यूज, 2 करोड़ की पेनल्टी, 1 करोड़ की पेनल्टी। क्या हो जाएगा उतनी पेनल्टी से? जब प्रॉफिट बैंकों का 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, एसबीआई का प्रॉफिट देखा था इस बार कितना है? दैट इज अगेन एन एग्जाम क्वेश्चन। तो ये 2 करोड़ 5 करोड़ के पेनल्टी से क्या हो जाएगा? सोचो क्या होगा? मार्केट डिसिप्लिन। न्यूज जो छपती है, और ये भी मार्केट डिसिप्लिन में लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ पेनल्टी यू हैव टू नेसेसरली रिपोर्ट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब साल के आखिरी में आप अपनी बैलेंस शीट बनाओगे, वहां पर ये लिखोगे कि आरबीआई ने मुझे इतने बार ये पेनल्टी लगाई है, या सेबी ने लगाई है, या किसी भी और रेगुलेटरी बॉडी ने लगाई है, या मेरे खिलाफ क्या क्या कोर्ट केसेस चल रहे हैं। दीज आर मटीरियल इंफॉर्मेशन। ये है आपका मार्केट डिसिप्लिन, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो एक एडिशनल है ओवर द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि ये होता क्या है। मैं आ जाता हूं आज के पहले प्रश्न पे। इतना सारा नहीं पढ़ रहा हूं, टाइम बचेगा, आप पॉज करके पढ़ो। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, स्पेशली ईएसआई में। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। और ये प्रश्न है आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन, यहाँ इस पे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से ये पैराग्राफ लिया गया है। और इस टाइप के जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन हैं वहां से आरबीआई के एग्जाम में खूब पैराग्राफ लिए जाते हैं। आपको पूरे पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा क्लू मिलता है। कई बार थोड़ा ज्यादा मिलता है, कई बार थोड़ा कम मिलता है, कई बार कंफ्यूजन भी मिलता है। ठीक है, तो वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि कंफ्यूज कर रहा है, क्लियरिटी ला रहा है। अब पॉइंट है कोर इन्फ्लेशन डजंट कंसीडर आइटम हैविंग फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशंस। आप देख रहे होंगे कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये दोनों आपको पता होने चाहिए बेसिकली। अगर आप इनकी डेफिनेशन जानते हैं तो आंसर आ गया। कोर इन्फ्लेशन कंसीडर्स आइटम हैविंग फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशंस। हेडलाइन इन्फ्लेशन कंसीडर करता है इनको, और हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड करता है। या हेडलाइन इन्फ्लेशन कंसीडर्स ओनली कमोडिटीज हैविंग प्राइस वोलेटिलिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। वैसे एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पैराग्राफ से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों चीजें समझ लेनी है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है
जो नॉर्मली लिखा रहेगा आपको इन्फ्लेशन, आरबीआई भी जिसको मॉनिटर करता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स इन द बास्केट, सर्टेन बास्केट इज देयर, उसमें इतनी सारी गुड्स हैं, उनके प्राइस में क्या चेंज हुआ, वो होता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन, अगर आपको इन्फ्लेशन भी ठीक से याद नहीं है तो अगर 1% भी इन्फ्लेशन है मतलब 1% प्राइस में बढ़ोतरी हुई, प्राइस में बढ़ोतरी हुई। कोर इन्फ्लेशन क्या करता है, जो फूड एंड फ्यूल, ये दोनों एफ एंड एफ याद रख लो आप, एफ एंड एफ, फुल एंड फाइनल, फूड एंड फ्यूल, क्योंकि इनके प्राइस बहुत वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब सब्जियां कम होगी तो प्राइस बढ़ गए, यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुई तो ऑयल के प्राइस बढ़ गए। तो ये फूड एंड फ्यूल बहुत सेंसिटिव प्राइस है इनका, इनको हटा के जब इन्फ्लेशन को देखा जाता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। ये है क्वांट का क्वेश्चन, और ये करना बहुत जरूरी था। आप क्वांट करोगे नहीं और फिर एग्जाम में मिनिमम मार्क्स भी नहीं आएंगे, स्कोर ना कर पाओ बट मिनिमम तो करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करें। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्वांट में बहुत ज्यादा टेक्निक की मत सोचो, सिंपल इक्वेशन बना के क्वेश्चन करो। पी इन्वेस्ट करता है एक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट पे, कंपाउंडिंग कहीं नहीं है, सिंपल लिखा है साफ साफ, ठीक है, कितना 10% पर एनम पे, और वाई ईयर्स के बाद उसको कितना मिलता है यहाँ पे 9x। और एम क्या इन्वेस्ट करता है, 2x इन्वेस्ट करता है, उससे डबल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट कितना है z% है, वाई ईयर सेम है, और उसको मिलता है 22x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, ये पूछा गया आपसे, राइट। तो इक्वेशन बनाते हैं पहले वाले में, और आपको मालूम होगा कि सिंपल इक्वेशन अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या होता है, इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो कैसे निकलती है, पी आर टी इक्वल टू 100, मालूम है ना, पी इज प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले ऊपर वाला केस देखिए, ऊपर वाले केस में इंटरेस्ट कितना है, एक्स इन्वेस्ट किया था, अब 9x मिला, तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 8x हुआ, एक्स तो क्योंकि प्रिंसिपल था ना, तो पी आर टी कितना होगा, पी एक्स है, आर इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट है अपना 10%, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.1, राइट। और उसके अलावा क्या है, y इज द टाइम, पी आर टी हो गया। तो इससे आप निकाल लो y की वैल्यू, इसको इधर ले आइए, तो ये x और x तो कट गया, 8 डिवाइडेड बाई 0.1, तो y इज इक्वल टू 80 years, निकल गया जी। सेम तरीका यहां लगाइए, सेम इक्वेशन बनानी है, 22x मिल रहा है ना उसको, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, अब 2x, पी आर टी कर रहा हूँ फिर से 2x, और इंटरेस्ट कितना मिला 20x, क्यों 20x, बिकॉज 22 था, 22 में से 2x कम कर दिया, ये हो गया पी। आर कितना है यहाँ पे नहीं पता, z% है, ठीक है, दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। और y कितना है, y ही है, तो y की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है पहले इक्वेशन से, 80 हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, x कट गया, और इधर आ जाएगा ये, अगर मैं इधर इसको z% ही देता हूँ तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80। बहुत आसान है सॉल्व करना, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, देखिए। और ये हो गया 10, 2 से कटा तो 10/80 हो गया 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%, ये तो आता ही होगा, 1/4 25%, 1/8 12.5%। क्वांट को इतना मुश्किल मत समझो, एग्जाम में ऐसे ही ध्यान से करना है, हो जाएगा आगे आंसर, और यही मेहनत करनी है एग्जाम निकालना है। तो India's rank has been improved in Global Innovation Index of WIPO to 40th place। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया की रैंक कितनी है, 40वीं है, और इंप्रूव हुई है काफी। अब क्वेश्चन हमने ये पूछ दिया यहाँ पे, WIPO होता क्या है जी, ध्यान से पढ़ना, ये आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम है, बैंक पीओ में ये नहीं पूछेगा WIPO क्या होता है, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में पूछेगा। और इसके लिए आपको अच्छे टेस्ट करोगे तो ही समझ में आएगा, इस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर आपको ये वर्ड पता हो, IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
समझते हैं, पेटेंट में बहुत यूज होता है। कोई भी आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज है जिसका आपने पेटेंट वगैरह फाइल किया है। तो ये क्या है, ये एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली यूएन के अंडर ही है ये, कहीं पर इसमें लिखा होगा। इज ए ग्लोबल फोरम इंटेलेक्चुअल पॉलिसी इंफॉर्मेशन वी सेल्फ फंडिंग एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के जो 193 मेंबर्स हैं वो यहाँ भी मेंबर्स हो गए। इनका मिशन है डेवलपमेंट ऑफ द बैलेंस एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको क्विक फैक्ट्स भी मिल रहे हैं। 1967 जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड। 193 मेंबर्स बोल दिया। डायरेक्टर जनरल टेरेंटैंग, थोड़ा मुश्किल होगा ये, बट पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जा सकता है। फिर से क्वांट का क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर रहे हैं वो फेज 1 से निकलने का चांस स्किप कर रहे हैं। दोस्तों मैं बार बार बोलता रहूंगा, करना आपको है, लेकिन मैं करता हूँ क्वेश्चन, मेरे को तो अच्छा लगता है क्वांट। 3 कार है यहाँ पे, पी क्यू आर, एक पॉइंट पर है, लो याद बना देते हैं। एग्जाम में आपको इससे टाइम लगेगा नहीं जितने मैं कर रहा हूँ, देखो ना आपके सामने कर रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अगर आपके फंडे क्लियर है तो। अब बोलता है पी ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर, ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन है। देखो 100 मीटर पर मिनट चलती है जी ये, और क्यू आफ्टर 5 मिनट्स, कार क्यू स्टार्ट ट्रेवलिंग आफ्टर पी एट ए स्पीड ऑफ 110। तो अब आफ्टर 5 मिनट जब ये बोल रहा, तो 5 मिनट में पी कितना चला, पी चला 500 मीटर। बहुत सिंपल है ना, ये तो 500 मीटर चला। उसके बाद कहता है कार आर ऑल्सो स्टार्ट ट्रेवलिंग आफ्टर कार पी साइमल्टेनियसली, ये वर्ड है यहाँ पे साइमल्टेनियसली, एक साथ, मतलब 5 मिनट बाद क्यू और आर चले हैं, उसकी स्पीड है, आर की स्पीड है 120। तो व्हाट डिस्टेंस कार आर कवर्ड व्हेन ही रीचेस कार पी, जब कार पी पर पहुंच। तो अब पहले आप ये समझ लो, कार आर की स्पीड कितनी है 120 और इसकी है 110। तो ये रिलेटिव स्पीड का फंडा बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर ये 100 की स्पीड से चल रहा है और ये 120 की स्पीड से, आपने बहुत बार देखा हो गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे या ट्रेन चल रही है जो भी, तो इसकी स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, 20 एम पर मिनट, यानी कि ये 20 हर मिनट जो है 20 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। अब इसको चलना है, इसको मैच करना है ना, इस डिस्टेंस को मैच करना है, कितना, इसके पास 500 मीटर का लीड है, और 1 मिनट में ये 20 मीटर जाएगा, 1 मिनट में ये 20 मीटर जाएगा। तो अब 500 मीटर पकड़ने के लिए कितना मिनट लगेगा, 500 मीटर पकड़ने के लिए इतना मिनट लगेगा, 500 डिवाइड बाई 20, यानी कि हो गया 25 मिनट्स में। अब ये चलेगा कितना, क्वेश्चन में पूछा है ये 120 की स्पीड है ना आर की, तो निकल गया आसानी से। अब क्या मुश्किल है, सही है ना। 12 पंच 60 का 0 6, और मतलब ये एक जीरो का जीरो आ गया, 12 पंच 60 का 1 0 6, 12 दूनी 24 और 6 30, आंसर आ गया 3000 मीटर ये चलेगा, यानी कि 3 किलोमीटर बाद इसको पकड़ लेगा। अब बताओ क्या क्वेश्चन है ये, टाइम देख लो, मुझे कितना लग गया होगा, 2 मिनट लग गया होगा, और इतने आराम से समझा रहा हूँ आपको, और जल्दी कर लेते नहीं तो इसको, ठीक है 2 मिनट में भी कर ले तो बढ़िया है, इससे तो एग्जाम निकल ही जाएगा इसी स्पीड से। और मैं आजकल कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मैं क्वांट का फैकल्टी भी नहीं हूँ, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ऐसे ही इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करके अपना क्वांट में मिनिमम कर लेना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड बाय आरबीआई टू मैनेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी समझते हैं, तरलता, यानी कि जब अभी 2000 का नोट आरबीआई ने बोला है लीगल टेंडर नहीं है, तो इतनी लिक्विडिटी कम होने वाली है मार्केट में, कैश कम होने वाला है। नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि इस कैश के बदले वो 500 के नोट भी ले जाएगी ना पब्लिक, या छोटे डिनोमिनेशन, पूरा कैश तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि ये टर्म आपको पता होना चाहिए, रेपो शायद पता ही होगा, ठीक है। अब रिवर्स रेपो भी लिख दिया इसमें ऑप्शन में,
फिर OMO लिख दिया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मैंने पिछले बार के वीडियो में कहीं पर बताए हैं, RBI का स्लाइड भी दिखाया था, हर बार मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और फॉरेक्स स्वैप, सही आंसर बताइए क्या है? सही आंसर सारा ही है। ये सब लिक्विडिटी मैनेजमेंट के काम में आता है RBI में, क्योंकि इन सब से मनी का जो सप्लाई है वो चेंज होता है। देखिए, अगर आपको लगता है फॉरेक्स स्वैप आपने नहीं सुना है, देखिए, डॉलर रुपी स्वैप, व्हाट डज RBI 5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप मीन? तो RBI इस टाइप का ऑपरेशंस करता रहता है मार्केट में, जहां पर वो कई बार डॉलर खरीद रहा होता है जब बहुत डॉलर आ गया होता है विदेशों से, और कई बार डॉलर बेच भी रहा होता है, उससे भी रुपये की अवेलेबिलिटी में अंतर पड़ता है। जब RBI डॉलर बेचेगा तो मार्केट में रुपया कम हो जाएगा, है ना, डॉलर बेचेगा, ऐसा होता है बहुत बार, और RBI कई बार डॉलर खरीद रहा होता है तो उसमें रुपया छोड़ रहा होता है मार्केट में। बाकी आपको तीनों टर्म पता है, नहीं पता है तो पढ़िए ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, देखो पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा। बहुत बार बात होती है सेल्फ स्टडी, भाई हम तो गाइडेंस देंगे, आपको तरीके बताएंगे, डिफिकल्ट चीज़ों का आंसर बताएंगे, हमारी फैकल्टी मेंबर्स भी बताते हैं सारे क्लास में लगातार, स्टडी तो सेल्फ ही होगी ना। चलिए, which of the following best suits to the formation of organizational behavior? तो हमने आंसर भी बता दिया, इस पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोलॉजी, पता है क्या ऑर्निथोलॉजी? सॉरी, ऑर्निथोलॉजी, मैंने प्रोनाउंस गलत किया पढ़ा था क्योंकि मैं एग्रीकल्चर का ही स्टूडेंट हूँ, है ना। ऑर्निथोलॉजी होती है आपका स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिलोसॉफी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्शन शास्त्र, है ना, मैं क्यों हूँ, सब लोग क्यों हैं, दर्शन, है ना, वाई आई एग्जिस्ट, ये सब दर्शन शास्त्र। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इसके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, ग्रुप इंडिविजुअल अलग अलग होता है, सब साइकोलॉजी है। सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, और यहाँ प्रश्न क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपुल, तो ग्रुप ऑफ पीपुल जब वो सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन का बनना वैसे है जो कहीं ना कहीं जो सोशियोलॉजी के कुछ आपके प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे समझने में हेल्प करते हैं सोशियोलॉजी में। तो ये सही आंसर हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ द कर्ट लुईन मॉडल ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चेंज? ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं, एक एग्जांपल लेके आया हूं मैं। देखिए, 300 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज। अब मैं ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक कवर कर सकता हूँ, मेरे पास तो आज की डेट में कोर्स में 10,000 क्वेश्चंस होंगे, मे बी मोर, और ऐसा नहीं है कि हम अगले 20-30 हजार और नहीं निकाल सकते, उससे कंटेंट से बहुत तरीके से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। आइडिया क्या होता है कि दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, आपको ये चीजें पढ़नी है, ये क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया है मैंने, तो आप ये मत सोचना कि कुछ भी सैंपल ले रहा हूँ मैं, वो बहुत छांट छांट के ले रहा हूँ, बिकॉज दीज गिव्स यू ए क्लियर आइडिया। तो आपको ऐसे मॉडल्स पढ़ने हैं, और कम्युनिकेशन के, मैनेजमेंट के। तो ये मॉडल क्या है, देखिए बहुत सिंपल सा मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मॉडल है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल चेंज लाना है तो पहले आपको अनफ्रीज करना है, मतलब जो चल रहा है चेंज लाने वक्त पहले उसको अनफ्रीज करना है, नई चीज सीधे इंट्रोड्यूस कर दोगे नहीं होगा, फिर चेंज लाना है, और जब चेंज को परमानेंट बनाने के लिए उसको रीफ्रीज कर देना है। ये 3 शब्द का इस्तेमाल किया है, बाकी फिर आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको पॉज करके भी थोड़ा पढ़ सकते हैं। Which of the following is the name of a bad bank proposed in budget of 2021-22? बैड बैंक के बारे में जानते हैं, बैड बॉय जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसा नहीं है ये। बैड बैंक क्या करता है, जो बैड लोन्स होते हैं, अब बैड लोन क्या होते हैं, बदमाशों को दिए हुए लोन को या गुंडों को दिए हुए लोन को बैड लोन नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ याद रखने के लिए आप कर सकते हो इसको ऐसे याद, कि विजय माल्या को दिया हुआ लोन बैड लोन है, विजय माल्या इज द बैड बॉय ऑफ द इंडस्ट्री टुडे, नो, भाग के अभी बैठे हुए हैं ब्रिटेन में। तो बैड बॉयज, बैड लोन, क्योंकि बैड लोन मतलब जो लोन एनपी हो जाते हैं,
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए। तो वो जो बैड लोन है उनको खरीद लेता है ये बैड बैंक। ये बैंक बुरा नहीं है, इसीलिए कोई नाम में कभी डाला ही नहीं है बैड बैंक। ऐसा ऐसा मार्केट में यूज किया जाने वाला टर्म है, ऑफिशियली कहीं बैड बैंक नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा यार ये तो बैंक बैड है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने बीपीडीएस से लिया है। NARCL acquires 21,000 crore of the stressed loan। तो ये बैड बैंक जो मैंने बोला आपको, खराब लोन को लेता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है हमने लर्न अलोंग में, इज द प्रपोज्ड बैड बैंक फॉर टेकिंग ओवर द स्ट्रेस्ड एसेट एंड दिस वाज द न्यूज आइटम। का जो था न्यूज आइटम था NARCL के बारे में। NARCL क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये प्रपोज्ड जो है, इसको हम बैड बैंक बोल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। Which of the following theory suggest making communication based on hierarchy, structuring and formalization? फिर से थ्योरी पता होनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट है मैनेजमेंट में ना। तो ये है आपकी मार्क्स वेबर्स ब्यूरोक्रेसी। ये फिर से थ्योरी पढ़ने को मैं आपको बोलूंगा खुद कीजिए, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट में, एंड दीज आर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन। फेज 1 निकलने के बाद भी तैयारी करेंगे हो जाएगा। आपको मैं कुछ कुछ सैंपल क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ, बट ऐसे क्वेश्चन अब जो ये आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये थ्योरी बेस्ड है, फंडामेंटल समझ में आना चाहिए किसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आपके पास ऑप्शन है, और आंसर दिस क्वेश्चन बाय राइटिंग इन द कमेंट। अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप सीखोगे। मेरा काम तो आपको बार बार मोटिवेट करना है कि आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। देखिए, गलती कर कर के ही सीखता है आदमी, और हम सब इसी जर्नी में आगे आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इकोनॉमिक्स फाइनेंस आता था बिफोर आई वेंट इनटू RBI। मैं तो एग्रीकल्चर साइंसेस का स्टूडेंट, लेकिन कर करके आ जाता है, बहुत इजी है। बट प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अर्न करने हैं एग्जाम के मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस करते रहो, बिलीव इन योर सेल्फ, सक्सेस विल कम। ऑल द बेस्ट।